Yeah, good evening everyone. Today we are making video on friction chapter of class 8th science. This book is named Living Science. We are doing from that. What is friction? Already I've told you previous number of time a force is called a push or a pull. Friction is also a kind of force. It is also known as frictional force, right? तो आपने फ्रिक्शन के बारे में प्रीवियस क्लासेस में वैसे भी पढ़ा है, बहुत जगह आपने एक्टिविटी भी लगाई होंगी फ्रिक्शन के बारे में, अगर आप कोई बॉल रोल कर रहे हैं ग्राउंड पर तो आपने ऑब्जर्व किया होगा वो कुछ देर के बाद रुक जाती है। इससे ये हमें पता चलता है कि फोर्स पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, बॉल पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से बॉल रुक जाती है। इसी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन भी बनता है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ही बात है। ये किसी भी मूविंग बॉडी को रोकता है। हमने काफी बार देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, if the object is at rest it will remain at rest, if the object is at motion then it will remain at motion until or unless a force is applied on it। पर ऐसा होता नहीं है। जो चीजें मूव कर रही होती हैं कुछ समय के बाद रुक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन पे एयर का फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स या एयर का रेजिस्टेंस एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो मूविंग बॉडीज जो हैं रुक जाती हैं। राइट? यस सर। ठीक है, तो ये बात काफी ऑब्वियस है कि ये जो फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में ना एक्ट करे, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट करनी चाहिए। कि बॉल मैंने आपकी तरफ पास की तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स मूव करेगी, तभी वो बॉडी जाके रुक जाएगी। फ्रिक्शन हेल्प करता है किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने में। इसके अलावा भी फ्रिक्शनल फोर्स क्या क्या कर सकती है ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 को ध्यान से देखिए, एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है। इसमें कोई व्यक्ति है जो एक हैवी बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है, राइट, और वो मूव करा रहा है उसको लेफ्ट से राइट। पर ये जो पर्सन है फोर्स लगा के इस बॉडी को, इस बॉक्स को तभी मूव करा पाएगा जब इसके द्वारा लगाया गया फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा। अगर ये एक हैवी बॉक्स है और हैवी बॉक्स के वेट की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स उसका ज्यादा है तो ये मूव नहीं करा पाएगा। मींस आपका जो पुश का फोर्स है it should be greater than that of the frictional force, then only the box will move। ठीक है, क्योंकि बेटा जिस डायरेक्शन में ये पर्सन फोर्स लगा रहा है, ध्यान से देखिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वो इसको कैंसिल करेगा। कहने का मतलब है कि फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो बॉडी के मूवमेंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में एक्ट करता है और उसको कैंसिल करता है। फ्रिक्शन प्रिवेंट करेगा मूवमेंट को until the force applied is greater than the force of friction। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे आते हैं इस पर। ये लिविंग साइंस बुक है, राइट, फ्रिक्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। तो अगर हम फोर्स को बढ़ाते रहेंगे और जब हमारा द्वारा अप्लाई किए गया फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ग्रेटर हो जाएगा तब बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है, now push the box from the opposite side and try to move it from right to left। are your observation the same as before? देखिए, चाहे आप लेफ्ट टू राइट मूव करें बॉडी को या राइट टू लेफ्ट करें, एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि आपके द्वारा लगाए गए पुश का जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्या ऐसी चीज है जो प्रिवेंट करती है बॉक्स को मूव कराने से? ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। ठीक है, आपको सफिशिएंट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप ओवरकम कर सकें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू से, तभी बॉक्स हमारा मूव कर पाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करेगी किस डायरेक्शन में? विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव। अगर आप पुश कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी राइट टू लेफ्ट, और अगर आप पुश कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट तो फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है बॉडी के मूवमेंट जहां आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट मूव करती है। तो इन एक्टिविटी से हमने ये देखा कि फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोज करता है
मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को, ये एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर देता है, और इसके अलावा इट टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, और ये हेल्प करता है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ही रहे, स्थिर ही रहे, स्टेशनरी यानी स्थिर, द वन विच कांट मूव। तो हम फ्रिक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स और प्रिवेंट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मूविंग। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करता है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट करता है ताकि वो मूव ना कर सके। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये फ्रिक्शन होता किस वजह से है। देखिए, फ्रिक्शन जो है एक कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्सेस आपने पढ़ी हैं फोर्स वाले चैप्टर में, जब दो फोर्सेस आपस में कांटेक्ट में होती है, ठीक है, टच में होती है, तो ये एक्ट करता है, ये तभी एक्ट करेगा बेटा, एक सेकंड रुकिए, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर से मूव करेगा, राइट। आप सोचिए कि किसी भी सरफेस ऑफ टेबल को ऑब्जर्व कीजिए, एक पावरफुल मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा आप नोटिस करेंगे कि वो सरफेस रफ है, तो उस पर हिल्स एंड ग्रूव्स होंगे, मतलब इरेगुलरिटीज होंगी, क्योंकि उस पर ग्रूव्स और रिजेस होंगे। आप ये ग्रूव्स और रिजेस को और क्लियरली देख सकते हैं रफ सरफेसेस पे, जैसे कि सैंड पेपर। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर से मूव करेगा, राइट, जब एक सरफेस कुछ इस प्रकार दूसरे सरफेस के ऊपर से ऐसे मूव करेगा, जैसे कि आप मेरे हैंड देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर से मूव करते हुए, तो हिल्स एंड ग्रूव्स होने की वजह से जो रफ सरफेस होंगे, ठीक है ना, वो मूवमेंट इतना इजी नहीं हो पाएगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, अगर कोई सरफेस स्मूथ होगा जैसे कि ग्लास, तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लो होगा, राइट। ठीक है, जैसे कि रफ सरफेसेस जैसे कि सैंड पेपर, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर से मूव करेगा तो ये जो ग्रूव्स और रिजेस होंगे ये कॉट अप हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और मोशन को स्लो कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि मेरे हैंड का मूवमेंट, अगर ये दोनों रफ हैं सरफेस, तो इस पर जितने भी हिल्स एंड ग्रूव हैं वो कॉट अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से मूवमेंट रुक जाएगा और बॉडी स्मूथली मूव नहीं करेगी, राइट। तो इसी की वजह से फ्रिक्शन कॉज होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितना स्मूदर सरफेस होगा उतना ही कम उस पर फ्रिक्शन होगा। अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करना चाहते हैं, तो आप बड़ा इजीली कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस नाम के इंस्ट्रूमेंट से। स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है, ये एक डिवाइस होता है बेटा जो फोर्स मेजर करता है, और प्रिंसिपल यूज करता है कि जितना ग्रेटर फोर्स होगा उतना ही ग्रेटर एक्सटेंशन होगा, और जो फोर्स प्रोड्यूस होती है किसी भी कॉइल्ड स्प्रिंग के अंदर, उसमें एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है, उस पर एक पॉइंटर अटैच होता है। जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होता है तो जो पॉइंटर है वो एक ग्रेजुएटेड स्केल पर मूव करता है, और जो रीडिंग होती है स्केल पर वो ही मैग्नीट्यूड देती है किसका, फोर्स का, राइट। मैं एक्टिविटी नंबर 2 के साथ आपको ये चीज जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर राइट साइड पर आप एक्टिविटी नंबर 2 में स्प्रिंग बैलेंस देख सकते हैं। वेट मेजर करने के लिए भी स्प्रिंग बैलेंस, कई बार द पर्सन हु इज गिविंग सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर एट योर प्लेस, उसके पास भी होता है, क्योंकि वेट और फोर्स दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जरा इस एक्टिविटी को हम एक फ्रिक्शन टेस्टर भी कहते हैं, समझते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं। इसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग चाहिए अराउंड अ ब्रिक, एक बहुत मजबूत धागा उसके अराउंड लपेट लीजिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, और जो दूसरा एंड है उसी थ्रेड का, वो जो ब्रिक से अटैच है वो स्प्रिंग बैलेंस से आप अटैच कर दीजिए। अब आपका फ्रिक्शन टेस्टर तैयार है। आपको ये जो ब्रिक है इसको एक रफ सरफेस पे रखना है, जैसे कि किसी कारपेट पे, और स्प्रिंग बैलेंस में ऐसे अपनी फिंगर जैसे कि दिखाया हुआ है वैसे लगा के खींचनी है। yes, आप पुल करेंगे स्प्रिंग बैलेंस को जब तक कि ब्रिक का मूवमेंट स्टार्ट ना हो जाए, जब तक ब्रिक डिस्प्लेस करना स्टार्ट ना हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह मूव ना हो। और आपको रीडिंग नोट करनी है स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर। जैसे जैसे आप उस पर फोर्स लगाएंगे ना, तो इसके ऊपर एक पॉइंटर होता है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, तो वो आपको नोट करनी है। उसके बाद मतलब अभी तो आपने एक रफ सरफेस लिया था कारपेट, नोट करना, फिर ऐसे ही सरफेस चेंज करते रहना। आप कोई स्मूथ सरफेस लेना जैसे कि ग्लास,
तो उस पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। Yes. तो आपको ये फ्रिक्शनल फोर्स का डेटा नोट कहाँ से करना है, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो रीडिंग आ रही है उससे नोट करना है। और फिर आप देखेंगे कि किस केस में रीडिंग ज्यादा आएगी, जो सरफेस रफ होगा उसमें रीडिंग ज्यादा आएगी फ्रिक्शन की, और जो सरफेस जितना स्मूथ होगा जैसे कि ग्लास उसमें रीडिंग कम आएगी, राइट। तो आप यही टेस्ट कर सकते हैं ऐसे सरफेस को फ्रिक्शन टेस्टर के साथ। और आप अलग अलग मटेरियल जैसे कि पेपर या पॉलिथिन फ्रिक्शन के लिए ब्रिक के ऊपर लपेट दीजिए और फिर टेस्ट कीजिए क्या क्या, और अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करके बताइए, राइट। तो ये सब आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा इसमें अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। आप ही की बुक लिविंग साइंस में 3 पेज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, राइट। तो ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे करके आपको, अब आपने देखा कि कोई भी बॉल अगर स्मूथ सरफेस पे रोल करते हो तो वो ज़्यादा डिस्टेंस क्यों ट्रैवल करती है, वो ज़्यादा डिस्टेंस इसलिए ट्रैवल करती है क्योंकि हिल्स एंड ग्रोव्स कम होते हैं और फ्रिक्शन कम होता है, वो सरफेस स्मूथ होता है तो इंटरलॉकिंग नहीं हो पाता है, ठीक है, रिजेस और हिल्स और ग्रोव्स में। तो अब 12.3 ए और बी को भी आप देख सकते हैं जो आपकी बुक में ही दिए हुए हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यूज है कांटेक्ट का, बता रहा है दो सरफेसेस के बीच में। अगर कोई स्मूथ और रफ सरफेस है तो आप देख सकते हैं हिल्स एंड ग्रूव ज़्यादा है, रिजेस ज़्यादा है, तो वो इंटरलॉकिंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जबकि स्मूथ सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि हिल्स एंड ग्रूव कम है। हिल्स एंड ग्रूव को हिंदी में कहते हैं उबड़ खाबड़ सतह, बम्पी सरफेस, राइट। एक और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है कि फ्रिक्शन डिपेंड करेगा ऑन हाउ हार्ड द सरफेसेस प्रेस टुगेदर, जितना सरफेसेस आपस में प्रेस होती हैं। आपको टेस्ट करना है फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोर को आपकी ही क्लास में एक ब्रिक और फ्रिक्शन टेस्टर से, और अपने किसी फ्रेंड को बोलना है कि वो ब्रिक को प्रेस करे और टेस्ट करे, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, राइट। फ्रिक्शन ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि जब आप प्रेस करेंगे, किसी बच्चे को बोलना ऊपर से दबा ले उस ब्रिक को, तो ऐसे करने से जो इंटरलॉकिंग होगी इरेगुलरिटीज की, जो सरफेसेस ऑफ ब्रिक और फ्लोर में थी वो इंक्रीज कर जाएगी। और जब आप प्रेस करेंगे दोनों सरफेस को और हार्डर, तो आप ये कंक्लूड करेंगे कि फ्रिक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, और मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है। ये कुछ ओरल क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, फिर हम डिस्कस भी करेंगे, राइट। अब फ्रिक्शन की क्या एडवांटेजेस हैं हमारी डेली लाइफ में, देखिए। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम वॉक भी ना कर पाते बगैर फ्रिक्शन के, क्योंकि ये फ्रिक्शन ही है जो हमारे फीट या शूज को और ग्राउंड के साथ एक हमें मतलब रोकता है, वरना हम स्लिप हो जाते हैं, राइट। दैट वी आर एबल टू वॉक बाय पुशिंग आवर फीट अगेंस्ट द ग्राउंड। बगैर फ्रिक्शन के हम स्लिप डाउन हो जाएंगे अगर हम वॉक करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्नो पे वॉक करना या आइस पे वॉक करना काफी मुश्किल होता है, या किसी भी स्मूथ या पॉलिश फ्लोर हो उस पे भी काफी मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन उस केस में हमारे शूज और उन सरफेसेस के बीच में बहुत कम होता है। बारिशों में स्कूटी या आपकी बाइसिकल बड़ी स्लिप होती है क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, राइट। कार्स, बसेस, इनसे हम सेफली मूव कर सकते हैं रोड पर क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है टायर्स और सरफेस ऑफ रोड के बीच में बढ़िया होता है। अच्छी ग्रिप बनेगी, तभी टायर भी अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए, क्योंकि आप ब्रेक मारो तो अच्छी ग्रिप बने और फटाफट कार रुक जाए, ठीक है। और यही टायर जितना पुराना होगा तो फ्रिक्शन लो होगा, तो फिर आगे स्किड करता हुआ जाएगा वो। जो ब्रेक्स होती हैं आपकी साइकिल या कार पे वो तभी वर्क करती हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही वर्क करती हैं, क्योंकि जब ब्रेक आप अप्लाई करेंगे तो जो शूज होंगे ब्रेक के वो रब करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट व्हील के साथ, राइट। ये आपको पता ही है, ओके, ठीक है। तो ऐसे मतलब नई नई नया जो टायर होता है उसकी बेटर रोड ग्रिप होती है, आपको पता ही है बातें, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए कुछ फैक्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन और भी, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू लाइट अ मैच स्टिक, अगर माचिस भी जलानी है तो भी आपको उसके रब करना पड़ता है मैच बॉक्स को, उसके लिए कि भी फ्रिक्शन की जरूरत है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप
एक मैच स्टिक भी बर्न नहीं कर सकते थे। यू वोंट बी एबल टू राइट ऑन पेपर विदाउट फ्रिक्शन बिटवीन द पेंसिल और पेन एंड अ पेपर, नीदर कुड योर टीचर राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। फ्रिक्शन कॉज करता है नेल्स और स्क्रूज को, ताकि वो होल्ड कर सके वॉल्स के अगेंस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि क्या डिसएडवांटेजेस है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन जो है वेस्टेज ऑफ एनर्जी कॉज करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसको ओवरकम होना पड़ेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है ना, तो उसकी बहुत सारी एनर्जी इसी में लग जाती है। फ्रिक्शन वियर्स आउट द रबिंग सर्फेसेस। आपके जो सोल हैं शूज के, वो वियर आउट हो जाएंगे कुछ ही मंथ में, फ्रिक्शन के द्वारा घिस जाते हैं ना हमारा सोल, ठीक है। द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन ऑल्सो वियर आउट विद टाइम बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हीट भी जनरेट करता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि ये हार्मफुल होता है। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है फास्ट मूविंग मशीन में वो काफ़ी हाई होती है। प्रॉपर अरेंजमेंट उसके लिए, उसे कूल करने के लिए मशीन में लगाए जाते हैं, अदरवाइज वो डैमेज भी हो सकती है। तो कूलिंग अरेंजमेंट कार में अगर काम नहीं करेगा ढंग से तो इंजन भी आपका जैम हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था बेटा जिसमें हमने बात की फ्रिक्शन के बारे में, राइट। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। जल्दी हम जो हैं और भी वीडियोस आपके लिए इसी चैप्टर के इलैबोरेटेड वीडियोस आपके लिए हम बनाएंगे और प्रेजेंट करेंगे, राइट। ठीक है, तो आज आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एक और बुक से भी मैंने फ्रिक्शन का वीडियो बना रखा है, वो भी इसी प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू।